मध्य अक्षांशों के मौसम को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अर्थात मध्य अक्षांशों के चक्रवात काफ़ी प्रभावित करते हैं, विशेषकर शीतकाल में। इन चक्रवातों को हम वाताग्रीय अवदाब भी बोलते हैं, क्योंकि इनका संबंध इन निम्न दाब के केंद्रों का संबंध ध्रुवीय वाताग्र से होता है। सामान्य अर्थ में शीतोष्ण चक्रवात ध्रुवीय वाताग्रों पर उत्पन्न होने वाले लहरनुमा चक्रवातों के लिए शब्द यूज किया जाता है। इनको लहरनुमा चक्रवात या वेव साइक्लोन, फ्रंटल डिप्रेशन या वाताग्रीय अवदाब, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसे कई तरह के नाम दिए जाते हैं। हालांकि वाताग्र रहित दशाओं में भी उत्पन्न होने वाले कई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो प्रभाव क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, जहाँ 30 से करीब 65 डिग्री अक्षांशों के बीच विकसित होते हैं, जहाँ ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय गर्म और ठंडी वायुराशियाँ आपस में मिलती हैं और ध्रुवीय वाताग्र या पोलर फ्रंट का निर्माण करती हैं। उस क्षेत्र में ये चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। शीतकाल में पूर्वी एशिया, जिसे प्रशांत ध्रुवीय वाताग्र भी बोलते हैं, और पूर्वी उत्तर अमेरिका, जिसे अंध महासागरीय ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र भी बोलते हैं, वहाँ ऐसे चक्रवात प्राय विकसित होते हैं इन दो क्षेत्रों में। शीतकालीन चक्रवात आमतौर पर भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होते हैं, जबकि ध्रुवीय वाताग्र का एक भाग, जिसे भूमध्य सागरीय वाताग्र भी कहा जाता है, वो शीतकाल में भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर क्षेत्रों के ऊपर पाया जाता है। इस वाताग्र पर अंध महासागर से आने वाले महाद्वीपीय और महासागरीय ध्रुवीय वायुराशियाँ तथा उत्तर अफ्रीका से आने वाली गर्म वायुराशियाँ भूमध्य सागर के ऊपर जब मिलती हैं तो वाताग्रों का और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करती हैं। ये इनके प्राय उत्पत्ति के क्षेत्र हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का एक अन्य प्रमुख वाताग्र क्षेत्र आर्कटिक वाताग्र है, जो ग्रीष्म काल में साइबेरिया तथा उत्तर अमेरिका के टुंड्रा सीमांत प्रदेश में विकसित होता है। शीतकाल में महाद्वीपीय ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशियों तथा रॉकी पर्वतों को पार करके आने वाली प्रशांत महासागरीय वायुराशियों के मिलने से संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मैदानी भागों में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आकृति की दृष्टि से देखें तो इन निम्न दाब के केंद्रों की समदाब रेखाएं लगभग गोल या अंडाकार होती हैं। इनका व्यास करीब 150 से 3200 किलोमीटर के बीच हो सकता है। धरातल से इनकी ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर तक होती है क्षोभमंडल में। चक्रवात के केंद्र तथा सीमांत भाग के दबाव में अंतर 10 से 20 मिलीबार होता है, कभी कभी 35 मिलीबार भी हो सकता है। केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब का क्षेत्र है। उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर जो वायु दाब में अंतर है वो 10 से 20 मिलीबार इन शीतोष्ण चक्रवातों में पाया जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं और कोरिलेस प्रभाव से वो अपने दाएं ओर मुड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में अपना मार्ग लेती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई आती हैं।
इन चक्रवातों शीतोष्ण चक्रवातों की जो मार्ग है, ये सामान्य रूप से पछुआ धरातलीय पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। मार्ग परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी कुछ मार्गों पर मिलने की इनकी अधिक संभावना होती है। ऐसे मार्गों को चक्रवात के मार्ग या स्टॉर्म ट्रैक्स का नाम दिया जाता है। ये चक्रवात 1000 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से आगे बढ़ते हैं। एशिया के पूर्वी तट के निकट उत्तरी प्रशांत में उत्पन्न अधिकांश चक्रवात अलास्का की खाड़ी की ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की ओर चलते हुए अंततः एल्यूशन निम्न दाब के क्षेत्र, जो उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र है, वहाँ जाकर मिल जाते हैं। शीतकालीन चक्रवात अपेक्षाकृत दक्षिणी मार्ग लेकर यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर पहुँचते हैं। अधिकांश प्रशांत महासागरीय विक्षोभ रॉकी पर्वतों पर पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चक्रवात रॉकी पर्वतों को पार करके पूर्व की ओर अमेरिका यूएसए के उत्तरी अमेरिका के मैदानों की ओर उतरते हुए पुनर्जीवित हो जाते हैं और फिर पूरे उत्तरी अमेरिका को पार करके अंध महासागर के पार कई बार तो यूरोप तक भी पहुंच जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वातागर से जुड़े चक्रवात वर्ष भर इस महाद्वीप को प्रभावित करते हैं। अगर चक्रवात की संरचना को देखें तो ये बीच में निम्न दाब का केंद्र है, जिसके चारों ओर सबसे अंदर 1001 मिलीबार की समदाब रेखा दिखाई हुई है और सबसे बाहर की समदाब रेखा कितने की है? 1011 मिलीबार की। तो करीब 10 मिलीबार का अंतर है। 10 से 20 मिलीबार का अंतर आमतौर पर पाया जाता है। उच्च दाब भारतीय क्षेत्र में है और निम्न दाब केंद्र पे है, तो इनकी तरफ जब पवनें चलती हैं तो वो कोरिलेस प्रभाव से अपने दाईं ओर घूम जाते हैं। तो दाईं ओर घूम जाने से इनकी दिशा क्या हो जाती है? घड़ी की सुई के विपरीत। तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई पवनें केंद्र की ओर, निम्न दाब के केंद्र की ओर चलती हैं। ये चक्रवात के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के मार्ग और उत्पत्ति के स्थान दिखाएं। ये उत्तरी अमेरिका के कई पूर्वी भाग में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो अंध महासागरों को पार करके पश्चिमी यूरोप तक भी पहुंच जाते हैं, जबकि साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया और पूर्वी जो यूएस एशिया से उत्पन्न होने वाले चक्रवात अलास्का की तरफ या शीतकाल में आपके कैलिफोर्निया की तरफ चल के जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात दक्षिणी महासागर पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्राय अंटार्कटिका के चारों ओर चलते रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में नॉर्वे के बर्कनीज पिता पुत्र का एक सिद्धांत 1917 में दिया गया प्रचलित रहा है, जो इस सिद्धांत को वेव थ्योरी या वातागर की लहर सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय वायुराशियों को अलग करने वाला ध्रुवीय वातागर शीतोष्ण चक्रवातों को उत्पन्न करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चक्रवात एक न्यूनाधिक सुनिश्चित जीवन चक्र से होकर गुजरते हैं। इस जीवन चक्र की पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था में विपरीत स्वभाव की वायुराशियाँ जो है गर्म और ठंडी वायुराशियाँ, वो ध्रुवीय वातागर के दोनों ओर चलती होती हैं एक दूसरे के समानांतर। फिर चक्रवात की जो प्रारंभिक अवस्था है शैशव अवस्था, इसमें एक ध्रुवीय वातागर पर एक लहरनुमा क्षेत्र, लहरनुमा विकार उत्पन्न हो जाता है।
जो कि उष्ण वायु के उत्तर की ओर तथा शीतल वायु के दक्षिण की ओर गति करने से उत्पन्न होता है। उष्ण वायु हल्की होने से ठंडी वायु के ऊपर आरोहण करने लगती, ऊपर चढ़ने लगती है, और वहाँ जिस बिंदु से ऊपर उठती है वहाँ एक निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न होता है। जो लहर का शीर्ष भाग है इस निम्न दाब के केंद्र पर ही पाया जाता है। इस निम्न दाब के केंद्र पर पवनें केंद्र की ओर चलती है एवं कोरेलिस प्रभाव से इनकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और इस स्थिति को चक्रवात उत्पत्ति की दशा कहते हैं, साइक्लोजेनेसिस। इस अवस्था में चक्रवात के विभिन्न संघटक पाए जाते हैं, अभी आगे देखेंगे, जैसे उष्ण वातागर, शीत वातागर, उष्ण वृतांश और शीत वृतांश। लहर के निर्माण में चक्रवात के उष्ण वृतांश में उष्ण वायु घिर जाती है, जिसके आगे और पीछे शीतल वायु रहती है। एक बार इसकी मुख्य अवस्थाएं देख लेते हैं, फिर आरेख में देखेंगे। इस अगली अवस्था है प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि होती है। लहर के आकार और उसके जो घुमाव है वो भी काफ़ी वृद्धि दिखाता है। इस अवस्था के शुरुआत में प्रारंभिक काल में उष्ण वायु शीतल वायु की अपेक्षा अधिक तीव्रता से आगे बढ़ती है, जिससे उष्ण वृतांश का विस्तार होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी अवस्था आगे बढ़ती है, उष्ण वातागर की अपेक्षा शीत वातागर अधिक तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और इससे उष्ण वृतांश संकरा होते जाता है और चक्रवात के प्रभावित क्षेत्र भी कम होने लगता है। इस अवस्था में जैसे जैसे उष्ण वातागर की सक्रियता बढ़ती है, वैसे वैसे इस उष्ण वातागर पर वर्षा स्तरीय मेघ उत्पन्न होते हैं और वर्षा लगातार वर्षा का कारण बनते हैं। शीत वातागर पर कपासी वर्षा मेघ, जिसे तड़ित झंझा मेघ भी कहते हैं, वो बनते हैं, क्योंकि शीत वातागर का ढाल तीव्र होता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उष्ण वायु को तेज़ी से ऊपर उठाता है। तो ऐसे अचानक गति करने से खड़ी ढाल के वातागर पर इस प्रकार के लंबे ऊंचे, जिसे क्यूमुलोनिम्बस कपासी वर्षा में कहते हैं, वो निर्मित होते हैं। उष्ण वातागर पर अधिक वर्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती है, क्योंकि इस वातागर का ढाल मंद होता है, पीछे हमने देखा था। अंतिम अवस्था आती है अधिविष्ट। अधिकांश निम्न दाब के केंद्र जो उष्ण वृतांश की अवस्था तक पहुंचते हैं, वे क्रमशः और भी गहरे निम्न दाब वाले बनते जाते हैं। उष्ण वातागर की अपेक्षा शीत वातागर तेजी से आगे बढ़ता है प्रौढ़ावस्था की दूसरी स्टेज में। यह उष्ण वातागर से आगे निकलने लगता है धीरे धीरे, और इस आगे निकलने या ओवरटेकिंग की शुरुआत निम्न दाब के केंद्र पर होती है तथा उत्तरोत्तर यह आगे की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को अधिविष्टन की प्रक्रिया कहते हैं। जब शीत वातागर आगे बढ़कर गर्म उष्ण वातागर से आगे निकल जाए, उसे उष्ण वातागर को ओवरटेक कर ले, तो वो गर्म वायु धरातल से ऊपर उठा दी जाती है। उसका संपर्क धरातल से खत्म होने लगता है तो चक्रवात विलीन होने लगता है, कमज़ोर खत्म होने लगता है। तो इसे अधिविष्टन की प्रक्रिया कहते हैं। अधिविष्ट अवस्था आ जाती है, अधिविष्ट। तो अधिविष्ट अब जैसे जैसे शीत वातागर ओवरटेक करके अधिविष्ट वातागर बनाता है, वैसे वैसे उष्ण वृतांश की वायु जमीन से दूर हटा दी जाती है। इसके फलस्वरूप दो शीतल वायु राशियाँ आपस में मिल जाती हैं, जो उष्ण वातागर के आगे की ओर थी और शीत वातागर के पीछे की ओर थी। दो वायु राशियाँ शीतल बन जाती हैं और मौसम स्थिर होने लगता है। इसको शीतोष्ण चक्रवात की शुरुआत में गर्म और ठंडी वायु के बीच में
ध्रुवीय वाताग्र होता है, पूर्व से पश्चिम शीतल वायु और पश्चिम से पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व उष्ण वायु चलती है। ये सामान्य दशा है। फिर इस वाताग्र पर, ध्रुवीय वाताग्र पर एक लहर, हल्की सी लहर उत्पन्न हो जाती है, जिसमें गर्म वायु उत्तर की ओर और शीतल वायु दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र विकसित होते हैं। जब ये दोनों वायु राशियाँ अपने एक दूसरे के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो ये लहर नुमा प्रारूप और भी ज़्यादा बड़े आकार का हो जाता है, एम्पलीट्यूड इसका आकार बढ़ने लगता है। और उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र के बीच में ये जो गर्म वायु है, यहाँ उष्ण वृत्तांश बनता है। उत्तर का हिस्सा, उत्तर पश्चिम का हिस्सा शीत वृत्तांश वाला है। तो ये आपकी है ना प्रौढ़ावस्था की शुरुआत है। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में जो उष्ण वृत्तांश है वो तेजी से आगे बढ़ता है तो उसकी आकृति उत्तल होती है। शीत वाताग्र भी आगे की ओर बढ़ रहा है, शुरू में वो धीमा होता है, बाद में तेज गति पकड़ लेता है। इसी प्रौढ़ावस्था की बाद की दशा में उष्ण वृत्तांश आगे बढ़ने की गति कम हो जाती है तो वो अवतल आकृति वाला हो जाता है, जबकि शीत वाताग्र तेजी से, उष्ण वाताग्र अवतल हो जाता है और शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ उत्तरोत्तर उत्तल आकृति वाला होने लगता है। अंत में आखिर में क्या होता है कि उष्ण वाताग्र को शीत वाताग्र पार कर जाता है। ये इतना एरिया ऐसा है जहाँ इसने, शीत वाताग्र ने उष्ण वाताग्र को पार कर लिया। तो ये अधिविष्ट वाताग्र का बनना यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूर तक शुरू हो गया है और ये आगे नीचे की ओर जारी रहेगा। और अधिविष्ट वाताग्र के बनने के साथ साथ गर्म वायु राशि धरातल से ऊपर उठा दी जाती है तो उसका संपर्क खत्म हो जाता है। थोड़ी देर तक गर्म वायु ऊपर हवा में ऊपरी वायुमंडल में घूमती है, फिर विलीन हो जाती है। ऊपरी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम उसको हटा ले जाते हैं और इसके बाद क्या होगा, पूर्व वाली दशा आ जाएगी। जैसे उत्तर में ध्रुवीय पवन और दक्षिण में उष्ण पवन एक दूसरे के फिर से समानांतर चलने लगेगी और शुरुआत वाली दशा फिर से आ जाएगी। तो इस चक्रीय रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। ये इनका विचार, इस प्रकार के आइडिया या सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवस्था का ये बर्कनीज पिता पुत्र ने दिए थे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में बैरोक्लिनिक वेव थ्योरी आजकल ये प्रतिपादित की गई है बाद में, क्योंकि ज़्यादातर जो बर्कनीज का जो लहर सिद्धांत है या विभिन्न अवस्थाओं का सिद्धांत है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, वो चक्रवात किस दिशा में जाएगा उसकी भविष्यवाणी तो कर पाता है, लेकिन इसकी गणितीय मॉडलिंग हेतु उपयुक्त नहीं है कि इसमें वाताग्र या वायु राशियों के गणितीय मापन को शामिल ही नहीं किया जाता। तो इसलिए बैरोक्लिनिक वेव थ्योरी पर ज़्यादा से ध्यान आजकल दिया जाने लगा है। यह इस सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय तथा उष्ण वायु राशियों के बीच वाताग्र की पहले से ही मौजूदगी के बिना भी विकसित हो सकते हैं। बर्कनीज ने कहा कि वहाँ वाताग्र पहले से मौजूद था और फिर चक्रवात बना, और ये बैरोक्लिनिक वेव सिद्धांत, बैरोक्लिनिक लहर सिद्धांत कहता है कि वाताग्र पहले से मौजूद न हो तो भी चक्रवात बन सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार निम्न दाब के केंद्र धरातल पर स्थापित हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में निम्न दाब का केंद्र अगर धरातल पे आ जाए तो वायु राशियाँ एक दूसरे के पास अपने आप ही खींच ली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, जिससे उनके बीच वाताग्र विकसित हो जाएगा। और वाताग्र विकसित होने के बाद बाकी की जो चक्रवात की विकास की अवस्थाएं हैं वो बर्कनीज के सिद्धांत के अनुसार जारी रह सकती है। आदर्श रूप से वायु राशियों को बैरोट्रोपिक दशाओं से युक्त माना जाता है, यानी जिसमें समदाब रेखाएं और समताप रेखाएं एक दूसरे के और धरातल के समानांतर होती हैं,
उसको बैरोट्रोपिक वायुमंडलीय दशाएं कहते हैं। तो वायु राशियाँ अपने आप में कोई गर्म या ठंडी वायु राशि में समदाब रेखा या समताप रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। नीचे से ऊपर की ओर वायु दाब में और तापमान में अंतर पूरी वायु राशि में लगातार ऊंचाई के साथ घटित होता है। इस दशा में वायु का घनत्व जिसे समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया गया होता है, क्योंकि समताप रेखाओं के तापमान के अनुसार ही वायु का घनत्व होता है। तो बैरोट्रोपिक दशा में वायु का घनत्व समदाब रेखाओं के सहारे परिवर्तनशील नहीं दिखाता, यानी कि वायु का घनत्व और समदाब रेखाएं वो एक दूसरे के समानांतर रहती हैं। वायु का घनत्व मतलब तापमान समताप रेखाओं से उसी दिखाया गया होता है। वायु राशियों की जहाँ सीमाएं होती हैं अर्थात वाताग्र, वहाँ उस वाताग्र पर वायुमंडल की दशा को बैरोक्लिनिक दशाएं कहते हैं। बैरोक्लिनिक यानी कि झुकी हुई बैरोक्लिनिक। तो बैरोक्लिनिक दशाएं पाई जाती हैं जो कुछ 100 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। वाताग्र जो है संक्रमण क्षेत्र है, कुछ 100 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई हो सकती है। इस दशा में समदाब रेखाएं तथा समताप रेखाएं, समताप रेखाएं ध्यान रहे कि घनत्व का प्रतीक मानी गई है। समताप और समदाब रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वो एक दूसरे को कोण पर मिलती हैं। ऊपर उठती हुई उष्ण वायु से जुड़ी अस्थिरता इस दशा की ही सूचक है। ऊपर उठती हुई वायु को लंबवत विंड शीयर यानी कि अलग अलग ऊंचाई पर पवनों की दिशा अलग अलग होती है ना। तो तथा बैरोक्लिनिक कटिबंध के ऊपर स्थित क्षोभ मंडल या ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों का अपसरण चालित करता है, उसमें जो अपसरण पाया जाता है। बैरोक्लिनिक कटिबंध यानी कि वाताग्र क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि ऊपरी वायुमंडलीय पवनों को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। इन दोनों का आपसी अंतर संबंध हम अभी देखेंगे। ऊपरी वायुमंडलीय अपसरण धरातलीय अभिसरण से जुड़ा होता है। हमें पहले भी बताया था कि ऊपरी वायुमंडल में जहाँ अपसरण होगा वहाँ धरातल पर अभिसरण यानी चक्रवात होगा, है ना। धरातल पर निम्न दाब होगा, उसको प्रेरित करता है, जिससे चक्रवातीय परिसंचरण ऊपरी वायुमंडल से धरातल तक पहुँच जाता है। जब कभी भी ऐसा घटित होता है तो उष्ण और शीतल वायु राशियाँ पास पास लाई जा सकती हैं, अर्थात बैरोक्लिनिक दशाएं स्थापित हो सकती हैं और वातागर बन जाते हैं। एक बार वातागर बन जाए तो चक्रवात के बाद का विकास बर्कनीज द्वारा बतलाए गए लहरनुमा चक्र के अनुसार चलता है। ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवन की अपसरणात्मक वायुधारा के नीचे वातागरी कटिबंध बनता है तो धरातलीय पवन ऊपर उठाकर जेट स्ट्रीम में शामिल कर ली जाती है, जिसके कारण धरातल पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और उसके चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में सुई घूमते हुए चक्रवातीय परिसंचरण शुरू कर देती है। ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवन जिसे रोसबी लहरें भी कहते हैं, उनकी जो द्रोणियां हैं, द्रोणियों के आगे अपसरण पाया जाता है। इन अपसरण के नीचे धरातल पर चक्रवात की दशाएं पाए जाने की या चक्रवात आदर्श रूप से विकसित होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों की जहाँ कटक पाई जाती है वहाँ वायु का उसके थोड़ा आगे की ओर वायु का अभिसरण पाया जाता है और इस अभिसरण के नीचे धरातल पर प्रतिचक्रवात की दशाएं पाई जाती हैं। तो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण धरातल पर अगर निम्न दाब की स्थिति हो, ऊपरी वायुमंडल में अपसरण की दशाएं हो, तो वहाँ चक्रवात विकसित शीतोष्ण कटिबंधों में चक्रवात विकसित करने में उसकी भूमिका हो जाती है केंद्रीय। इस प्रकार ऊपरी वायुमंडलीय पवन प्रवाह धरातलीय मौसम से गहन रूप से जुड़ा होता है।
ये यहाँ दो तरह की वायुमंडलीय दशाएं दिखाई है। ये है आपका बैरोट्रोपिक वायुमंडल। इसमें T1 T2 दिखाया तापमान, और P1 P3 वगैरह ये है वायु दाब। ऊंचाई के साथ वायु दाब और तापमान यानी कि घनत्व वायु का, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर परिवर्तित होता है। लेकिन बैरोक्लिनिक वायुमंडल में, बैरोक्लिनिक जहाँ वाताग्र होता है, वहाँ दो वायु राशियाँ अलग अलग तापमान, अलग अलग वायु दाब की दशाओं वाली होती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। तो वो है ना, वायु जो तापमान समताप रेखाएं हैं वो समताप रेखाओं की तुलना में वो झुकी हुई हो जाती हैं। तो परिवर्तन का क्षेत्र होता है। इसको यहाँ इस आरेख में और डिटेल से देखा जा सकता है कि ये आपका दोनों तरफ, ये आपका बैरोट्रोपिक वायुमंडल है, ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है। गर्म वायु हल्की होकर ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठी रहती है, शीतल वायु कम ऊंचाई तक पहुंचती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो इनमें तो बैरोट्रोपिक दशाएं हैं, तापमान और वायु दाब एक दूसरे के समानांतर होता है। लेकिन ये दोनों वायुराशियाँ जहाँ मिलती हैं, यानी कि वाताग्र के सहारे, जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी दिशा, ऊपरी सीमा तक पहुँचा हुआ है, इस वाताग्र के सहारे ये समताप रेखाएं जो है, ये वायु दाब रेखाओं से एक कोण बनाते हुए स्थित होती हैं। इसको बैरोक्लिनिक दशाएं कहा जाता है। तो बैरोक्लिनिक दशाएं वाताग्रों पर पाई जाती है। बैरोक्लिनिक जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो ऊपरी वायुमंडल की जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है धरातल पर चक्रवातों को उत्पन्न करने के लिए। ये ऊपरी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम है जो गहरे रंग में दिखाई हुई है। इसमें जो नीचे की ओर घूमी हुई घुमाव है, इसको द्रोणी बोलते हैं, और ऊपर जो मुड़ा हुआ जो घुमाव है उसको कटक बोलते हैं। रिज और कटक, रिज या कटक, द्रोणी या ट्रफ। तो वायु जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, ऊपरी वायुमंडलीय जो पवन है, उसमें अधिकतम गति इन घुमावों पर होती है, चाहे वो द्रोणी के आसपास का घुमाव है या कटक के आसपास का घुमाव है। और इस जो द्रोणी के आगे की ओर का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है द्रोणी के बाद, यहाँ वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल में डाइवर्जेंस पाया जाता है, यानी कि अपसरण। यहाँ वायु की अधिकता होती है और वायु चारों तरफ निकलती है। तो इस अपसरण के क्षेत्र के नीचे धरातल पर निम्न दाब का, सरफेस लो लिखा है, निम्न दाब का क्षेत्र धरातल पर विकसित होने की प्रवृत्ति रखेगा। जिस क्षेत्र पर धरातल पर थोड़ा सा भी निम्न दाब का क्षेत्र हो या निम्न दाब के क्षेत्र के बनने की प्रवृत्ति हो, उसके ऊपर ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवन का ये अपसरण का क्षेत्र आ जाए, डाइवर्जेंस का, जो कि इस द्रोणी के आगे की ओर होता है, तो वो धरातल पर निम्न दाब को शक्तिशाली बना देगा। क्योंकि धरातल पर निम्न दाब की ओर जो पवन चारों ओर से चल के आती है, वो ऊपरी वायुमंडलीय अपसरण के क्षेत्र में पहुंचकर फिर ऊपरी जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायुमंडलीय पवनों के का हिस्सा बन जाती है। इसी प्रकार आगे कहा है कि जो ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों की कटक है, कटक के आगे की ओर, यानी इस क्षेत्र में कन्वर्जेंस होता है, वो पवनों का अभिसरण होता है। ऊपरी वायुमंडलीय में पवनों का अभिसरण होगा तो नीचे धरातल पर पवनों का अपसरण पाया जाएगा, यानी कि नीचे धरातल पर उच्च दाब का क्षेत्र प्रति चक्रवात होगा। तो प्रति चक्रवात में चारों ओर जो पवने चारों ओर निकलती हैं धरातल पर, वो पवने है ना, धरातल पर स्थित निम्न दाब के चक्रवात की ओर चलती हैं, यहाँ से ऊपर उठती हैं। ऊपरी वायुमंडलीय जो अपसरण का क्षेत्र है,
जेट स्ट्रीम में उसका हिस्सा बनती है। फिर वहाँ से वो आगे पहुँच कर ऊपरी मंडलीय कन्वर्जेंस या अभिसरण के क्षेत्र की ओर पहुँचती है। इस अभिसरण के क्षेत्र से पवनें नीचे उतरती हैं प्रति चक्रवातों पर। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार ऊपरी वायुमंडल और धरातल की जो पवन संचार है, मौसम के जो प्रारूप है, मौसम के जो तथ्य हैं वो आपस में गहन रूप से जुड़े हैं। ऊपरी वायुमंडलीय अपसरण जो जेट स्ट्रीम में, पछुआ पवनों में, रोसबी लहरों में जहाँ पे भी होगा, वो धरातल पर दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों को एक साथ लाने में ला सकता है और एक साथ लाने से उनकी बैरोक्लिनिक दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि वाताग्र बन जाएंगे। वाताग्र बनने के बाद चक्रवात के विकास की वही अवस्थाएं है ना क्रमशः पाई जाएंगी जो बर्कनीज ने अपने सिद्धांत में बताई थी।